महज 21 साल की उम्र में आईएएस और उसके बाद जिंदगी का एक सफर शुरू होता है। इक्कीस साल की उम्र में आईएएस बन गए और उसके बाद आपने 9 साल बाद रिजाइन भी कर दिया। मैं 8 साल का था जब म्यूज़िक की जो लर्निंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। श्री कृष्ण राधा हमेशा फैमिली को था कि ये म्यूज़िक को परस्यू करना चाहते हैं। विष्णु सदैव भज सुंदरानी। 21 साल की उम्र में आईएएस बने और 9 साल तक आप डिफरेंट आपने जगह काम किया। इन 9 सालों में हमेशा अंदर ये जद्दोजहद रही। सारे जो एक्टिविटीज़ ये एकेडमिक क्लासेस करके फाइनली जब वापस रूम पे आता था अपने तो 12 बजे होते थे रात के। ना हुए दिल भी गया हाथों से। तो हमारे एक सीनियर लेडी कॉलीग थी वहाँ नीति में, इनके पास अक्सर मैं कुछ अगर डिस्कस करना है या प्रोफेशनल उसके लिए जाते थे तो वो मुझे पूछती हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं क्या, या परेशान लग रहे हैं, क्या इशू है। तो मैं उनको ये कहा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने दिल की सुनूँ या अपने दिमाग की। तो वो मेरी तरफ बस देख के मुस्कुराई और बोली कि आपको दोनों की ही सुननी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके जो बैचमेट हैं या जो कलीग रहे हैं कहते हैं यार कशिश आपका वीडियो देखा यार बड़ा वायरल हो रहा है यार। बहुत खुशी हुई कि इतना सारा प्यार उसको मिला, मिलियंस ऑफ व्यूज़ और इतने मैसेजेस कमेंट्स सब जगह आए। बॉलीवुड में ऑफर आ रहे हैं, जाने का इरादा है। एक बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन और सिंगर हैं बी प्रैक, उनके साथ एक तो पुरानी एक ठुमरी थी याद पिया की आए, तो उसको हमने रिक्रिएट किया था। एक लोग आते हैं और कहते हैं आप वही हैं जिनका सॉन्ग हमने सुना था। वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना। महज 21 साल की उम्र में आईएएस और उसके बाद ज़िंदगी का एक सफ़र शुरू होता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान के अंदर जो जज्बा, जो पैशन होता है, अगर वो बाहर आ जाए तो लाइफ बदल जाती है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाएंगे और जिस शख्स के बारे में आपको जानकारी देंगे वो बहुत अहम है। जितने अच्छे वो आईएएस थे उतने ही अच्छे वो क्लासिकल सिंगर भी हैं। जी हाँ, बहुत वायरल हो रहे हैं। नाम है कशिश मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है मित्तल साहब। थैंक यू सो मच। बहुत वायरल आपके वीडियो हो रहे हैं। आपकी कलम चलती थी, अब आपके स्वर चल रहे हैं। मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि 21 साल की उम्र आईएएस बन गए। आईएएस से एक क्लासिकल सिंगर बनने के बीच में जो गैप है, ये सफ़र है, ये अचानक से कैसे? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आज अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। और यह सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि इनफैक्ट ये पूछा जाता था कि आईआईटी में पढ़ने के बाद और एक आईएएस ऑफिसर रहने के बाद आप साथ साथ में म्यूज़िक भी कैसे कर लेते हैं। तो अक्सर मैं उनको करेक्ट करता था कि हमारी म्यूज़िक की जो जर्नी है वो बहुत पहले शुरू हुई। और मैं 8 साल का था जब म्यूज़िक की जो लर्निंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पहले प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी से और उसके बाद पंडित यशपाल जी, जो कि आगरा घराना के एक बहुत सीनियर माइस्ट्रो रहे हैं, तो उनसे म्यूज़िक की तालीम मिली। साथ साथ में एकेडमिक्स चलता रहा। तो पहले आईआईटी दिल्ली में आई वाज ऑल इंडिया रैंक 4th इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वहाँ गए बीटेक अपना कंप्यूटर साइंस में किया। अच्छा, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपके बारे में जब कि आईआईटी रैंक 6 था लेकिन आप 4th थे, ये आप बहुत करेक्शन ज़रूरी है भाई, ज़रूरी नोट कर लें कि 4th रैंक था। जी लोग तरसते हैं रैंक के लिए। जी वो आई थिंक कहीं एक जगह किसी ने 6 लिख दिया तो अक्सर 6 रिपोर्ट होने लगा, बट दरअसल में वो 4th था। आज करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद फिर आईएएस की प्रिपरेशन वहीं आईआईटी में किया। और
राइट आफ्टर कॉलेज 2010 में मैंने एग्ज़ाम लिखा यूपीएससी का, और आई वाज फॉर्चुनेट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट इन, और मैं 21 ईयर्स की एज थी। और तो वो एक साथ में चलता रहा, एक जर्नी एकेडमिक और सर्विस की। बट म्यूज़िक का जो एक जो पाथ था वो हमेशा एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है मेरे लाइफ का। और पहले वो एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, और साथ साथ में फिर एज अ परफॉर्मर। अंदर एक गायक था शुरू से। जी, एक जी, बिल्कुल। संगीत अंदर शुरू से था। जी, जी। अगर मैं सही हूँ, 8 साल की उम्र में आपने हरिवल्लभ जो एक सम्मेलन संगीत का माना जाता है जलंधर, वहाँ परफॉर्म किया था। हाँ, मैं 11 साल का था 11 जब साल फर्स्ट का जब। परफॉर्मेंस दिया। वो बहुत बड़ा स्टेज होता है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में एक जो हम जीते हैं, आप क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। जी, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, फिर आपको संगीत से भी लगाव था, आपकी फैमिली में भी संगीत का माहौल था। राइट। 21 साल की उम्र में आईएएस बन गए, और उसके बाद आपने 9 साल बाद रिज़ाइन भी कर दिया, जी, और फिर आपने संगीत की दुनिया चुन ली। यानी कि जो अंदर जो था बचपन का, वो अपने सपना अब जी रहे हैं आप। जी, जी, बिल्कुल। तो इसका एक बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है, जो कि जिसने आई थिंक मुझे बहुत एक सोचने पे मजबूर किया। और तो एक हमारे नीति आयोग में मैं पोस्टेड था तब, वाइस चेयरमैन ऑफिस में। तो हमारे एक सीनियर लेडी कॉलीग थी वहाँ नीति में, इनके पास अक्सर मैं कुछ अगर डिस्कस करना है या प्रोफेशनल उसके लिए जाते थे। तो एक दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड आई थिंक बैठा हुआ था वहाँ उनके सामने। तो वो मुझे पूछती हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं क्या, या परेशान लग रहे हैं, क्या इशू है। तो मैं उनको ये कहा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने दिल की सुनूँ या अपने दिमाग की। तो क्योंकि वही कि एक साइड पे एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, परफॉर्मेंसेस देना है, समय लगाना है, और दूसरी साइड एज एन ऑफिसर आपको उसमें भी एक करियर पे फोकस करना है, उसमें भी टाइम वो चीज़ मांगती है। तो वो मेरी तरफ बस देख के मुस्कुराई और बोली कि आपको दोनों की ही सुननी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है, तो फिर किसकी सुने। तो कहते हैं अगर ध्यान से आप अगर ध्यान देंगे तो एक तीसरी एक आवाज़ है आपके अंदर, जिसको आप इनर वॉइस बोल दें या वॉइस ऑफ योर सोल बोलें या जो भी बोलें। तो वो इनर वॉइस अगर आप उसको सुन सकते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। तो ये उन्होंने बस बोला, मैं वहाँ से उठ के चला गया। ये कौन से सन की बात है? ये 2019 जब आपने रिजाइन किया। जी, जी, जी। और ये मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट था। तो हाँ, उसके बाद आई थिंक मैंने कुछ समय अपने साथ बिताया, इस बारे में सोचा, और फिर वो एक जो कहते हैं आई थिंक एक इनर वॉइस लकीली मुझे सुनने को मिला कि आगे का अपना पाथ क्या करना चाहिए। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि अब जी, बाय बाय कहने का समय आ गया है। जी, जी। और उस पे म्यूज़िक पे, अपने आर्ट फॉर्म पे और जो एक फॉर्चुनेटली एक तालीम मिली बचपन से लेके, उस पे ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा समय देना है। तो कशिश जी, मैं एक चीज़, हम लोग जितना आपके बारे में रिसर्च किया, आप चंडीगढ़ में एडीसी भी रहे, अरुणाचल में आप गए, नीति आयोग रहे, सेंटर, स्टेट, हर जगह ट्रैवल किया। इन सालों में जब आप 21 साल की उम्र में आईएएस बने और 9 साल तक आप डिफरेंट आपने जगह काम किया, इन 9 सालों में हमेशा अंदर ये जद्दोजहद रही? जी। आई थिंक शुरू से जब म्यूज़िक हम सीखने को मिला, तो आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट म्यूज़िक को भी, कि पहले तो वो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कामनेस, कंपोजर को इम्प्रूव करता है। तो जो चीज़ पढ़ाई आप एकेडमिक्स को कोई चीज़ दो घंटे में वैसे आपको याद होगा, वो आप आधे घंटे में ही फोकस तरीके से पढ़ लें तो आपको याद हो जाता था। तो वो एक म्यूज़िक से डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन रहा एकेडमिक जर्नी में और सर्विस में भी। बट येस, एक एट द बैक ऑफ माई माइंड ये हमेशा रहता था कि इसको ज़्यादा समय देना चाहते हैं, बिकॉज़ ये एज़ यू नो एक आर्टिस्ट का भी लाइफ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और आप जितना मर्ज़ी उसको इनफैक्ट समय दे लो, जितना भी आप परफॉर्मेंसेस कर लो, कोई भी आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे कंप्लीटली सब आ गया है और मैं अब इसका प्रो बन गया हूँ, है ना। तो आप हमेशा एक स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक रहते हैं, तो उसको एक उसमें डीपर जाने के लिए ये एक सोच रही है, ये करना ज़रूरी था। जी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे आईआईटी दिल्ली, रियाज़ करने का समय मिलता था? मुझे पता लगा कि आप लेट नाइट आते थे, लेकिन फिर जाते ही आप अपने रियाज में खो जाते थे। हाँ, वो तो किस्सा ज़रूर सुनाइए। जी, जी। तो आईआईटी दिल्ली का भी एक टाइम बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वो हमेशा रहा। आप सुबह से लेके शाम तक एकेडमिक्स, क्लासेस, देन एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सब पूरा आपका चलता है डेली शेड्यूल में। तो अक्सर मुझे याद है कि मैं सारे जो एक्टिविटीज़, ये एकेडमिक क्लासेस करके फाइनली जब वापस
रूम पे आता था अपने तो 12 बजे होते थे रात के। रात को 12 बजे। जी, तो उसके बाद फिर मैं अपना तानपुरा मैंने अपने रूम में रखा हुआ था, तो फिर मैं रियाज़ करता था। अच्छा, रात को 12 बजे आए थक हार जी। के, बट रियाज ज़रूर करते जी, थे। जी, जी, तो बिल्कुल। आसपास पड़ोस जो आपके स्टूडेंट और थे वो? हाँ, पहले वो मुझे लगा कि वो परेशान होंगे कि मैं रात को रियाज़ कर रहा हूँ, बट आई थिंक अब उनको लगा कि ये ठीक है, पीसफुली गा रहे हैं, तो फिर उनको आई थिंक शुरू दिक्कत में नहीं लड़ने आए? नहीं, लड़ने नहीं आए, बट उनको लकीली हमारे इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, तो उसमें जब मैं ओके। हमने अच्छा किया तो फिर उनको लगता था कि ठीक है, लगता ये था। कुछ अच्छा करेगा हमारे हॉस्टल के लिए। अच्छा, मैं ज़रूर, क्योंकि आप सामने बैठे हैं और आपकी आवाज़ इस समय लाखों करोड़ों लोग, क्योंकि आप वायरल बहुत आपके वीडियोस हो रहे हैं और मैंने भी कई वीडियोस देखे। जी। मतलब आपको गाते हुए देख के लगता है कि ये इंसान आईएएस भी कभी रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर सुनाइए, 2 लाइनें मैं कहूँगा जो आपकी फेवरेट हों। जी, जी, ज़रूर। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। you. आपका नाम सही रखा, आपकी आवाज़ में वाकई कशिश है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके जो बैचमेट हैं या जो कलीग रहे हैं कहते हैं यार कशिश आपका वीडियो देखा यार, बड़ा वायरल हो रहा है यार। कभी ऐसा आपको आते होंगे फीडबैक? जी, जी, अभी हाल ही में हमने एक फ्रेंड हैं, उनके घर पे ही ऐसे बैठे थे बहुत इनफॉर्मली, और कुछ और भी आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए थे। इनफैक्ट बॉलीवुड की एक सिंगर हैं पॉपुलर, जसपिंदर नरूला जी, तो वो आए हुए थी और कुछ उन्होंने लाइंस गाई और फिर कुछ मैंने सुनाई, और उसका ऐसे ही क्लिप मैंने एक दिन डाल के जैसे शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया और उन पे, तो वो सडनली ऐसे वायरल हुआ कि जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और बहुत खुशी हुई कि इतना सारा प्यार उसको मिला, मिलियंस ऑफ व्यूज़ और इतने मैसेजेस कमेंट्स सब जगह आए। तो बहुत सारे बैचमेट्स और जो सर्विस के फ्रेंड्स हैं उनके भी बहुत मैसेजेस आए कि उनको सुन के बहुत अच्छा लगा, और सब तक ये जो है वो क्लिप है वो पहुँचा। तो सुना दीजिए क्लिप में क्या था। जी, जी, वो भी सुना था। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना, दिल का। क्या बात है, बहुत खूब, दिल करता सुनते जाएं कशिश जी आपको। Thank you अच्छा, so much. आपकी जो जर्नी रही 2019 में आपने रिज़ाइन किया, जी, जी। घर वालों से डिस्कशन तो चल रही थी, फाइनली कब बताया कि मैं अब रिज़ाइन करने वाला हूँ? क्या तब भी पसोपेश थी या सोच लेता कि नहीं अब करना है?
जी आई थिंक तो जो म्यूज़िक का जो जर्नी रहा है इनफैक्ट उसमें मेरे फैमिली का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट माय फादर श्री जगदीश कुमार मित्तल और वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और माय मदर संगीता मित्तल जी वो होम मेकर हैं। बट दोनों को म्यूज़िक का बहुत शौक था। इनफैक्ट सीखने का उतना मौका नहीं मिला, बट इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं और मेरे यंगर ब्रदर लविश जो है हम दोनों यंग एज से सीख पाएँ। तो ये उनको हमेशा फैमिली को था कि ये म्यूज़िक को परस्यू करना चाहते हैं और परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और अच्छे अच्छे म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे कर रहे हैं परफॉर्म। तो इनफैक्ट 2019 उसी समय एक और चीज़ भी हुआ कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में एज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट रिकग्निशन मिला। और उसके साथ साथ आईसीसीआर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, वो विश्व भर में इंडियन आर्टिस्ट को, क्लासिकल आर्टिस्ट को परफॉर्मेंसेस करवाते हैं। तो उसमें भी एज एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट मुझे रिकग्निशन उसी साल वो मिला। तो आई थिंक ये फैमिली को था कि ये ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट मिल रही है रिकग्निशन, और उसमें ज़्यादा समय लगाना चाहते हैं। तो इसलिए जब मैंने वो डिस्कस किया तो उनका यही फीडबैक था कि एज़ लॉन्ग एज़ आपने इसके बारे में सोच लिया है और आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और जो भी आपको खुशी देता है तो वो आपको परस्यू करना चाहिए। अच्छा, ये भी सवाल आपने भी सुना होगा, जहन में भी आता है कि लोग कहते हैं कि जब आईएएस की ट्रेनिंग की, आईआईटी की सीट है, रिज़ाइन ही करना था तो पहले कर देते, या बनना ही नहीं था, सीट ख़राब कर दी। ये भी सवाल। जी बिल्कुल, ये अक्सर सवाल एक रहता है कि पहले आपने आईआईटी की सीट ली और फिर आईएएस की सीट ली और फिर पहले ही क्यों नहीं आपने म्यूज़िक किया और उसका वो सीट वेस्ट हो गई एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पर मेरा ये मानना है कि जो भी हमने एजुकेशन लिया, ठीक है, जैसे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस का जो बीटेक डिग्री हासिल की, उसकी सारी जो ट्रेनिंग एजुकेशन मिली, और फिर उसके बाद एज एन आईएएस ऑफिसर भी जो भी आपने सर्व किया और जो एक्सपीरियंसेस लिए वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। और वो आप हमेशा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे अपनी लाइफ में, आपके करियर में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में हमने एक एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया दिशा एआई के नाम से, कि कैसे आप एआई के पावर के साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं, उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं और देश भर में जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके जा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आईआईटी की जो टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा मिली, और एज एन आईएएस ऑफिसर आपने देखा कि क्या क्या, कैसे एजुकेशन का क्या प्रोसेस है और कैसा सिस्टम है जिस पे आप काम कर सकते हैं, क्या क्या गैप्स को आप फिल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है और आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, जो आईएएस कशिश मित्तल थे और अब एक क्लासिकल कशिश मित्तल हैं, सिंगर हैं, परफॉर्मेंस तो आप पहले भी करते थे जब आप आईएएस थे और जाते थे, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? ये आई थिंक मुझे एक बात याद आती है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं सरोद के माइस्ट्रो उस्ताद अमजद अली खान साहब। जी। उन्होंने एक बार स्पीक मैके का एक कॉन्सर्ट करने के लिए आईआईटी दिल्ली में आए थे। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि खान साहब को सुनेंगे और सरोद वादन फर्स्ट टाइम उनको ऐसे सामने बैठ के सुनेंगे। तो उन्होंने बोला था कि स्टेज पे आप जब भी जाते हो और कोई भी आर्टिस्ट जब जाता है तो कुछ सीख के ही वापस आता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक नए आर्टिस्ट हैं या आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, जब हर परफॉर्मेंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी इतने सालों में जो भी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं उससे डेफिनेटली आपको एक ग्रोथ मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। और हाँ, अभी क्योंकि म्यूज़िक को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं तो जो रागाज़ हैं हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, ख़याल में कॉम्पोजिशन बंदिशें हैं, ठुमरीज़ हैं और डिवोशनल म्यूज़िक भी जो हम करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा समय देने का मौका मिलता है और उससे नेचुरली एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो भी करते हैं और जो फीडबैक मिलता है उससे आपको अच्छा भी लगता है। आपने फीडबैक की बात की, फैंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कहते हैं जब भगवान और भगत का जो रिश्ता होता है ना, कोई ऐसा फैंस, कोई ऐसा चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई ऐसा फीडबैक है आपकी बात सुनी और आपको कहा जी नहीं सर आपके, या होता है ना कि मुझे भी कई म्यूज़िक लवर्स होते हैं कि वो चाहते हैं बनना, इंस्पिरेशन होती है कि जब आप बन सकते हैं तो मैं भी नहीं, इस तरह कोई कभी कोई किस्सा, कोई फीडबैक?
जी, अक्सर ऐसा फीडबैक मिलता रहा, जो भी ऑडियंसेस हैं, लिसनर्स हैं, कि बहुत उनको अच्छा लगा म्यूज़िक और उनको सूदिंग लगा, काम नेस उसमें से आई। बट आई थिंक हाल ही में जो लास्ट 1 महीने में जो सडन आई वुड से कि वायरलिटी हुआ और मतलब मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उन्होंने सुना ये म्यूज़िक, तो उन्होंने सिर्फ यही कॉम्पोजिशन नहीं सुनी, वो जा के उन्होंने सारी पुराने भी म्यूज़िक जो क्लासिकल की हमारी कॉम्पोजिशंस हैं, डिवोशनल म्यूज़िक है, ठुमरी हैं, सब सुने। और आई थिंक बहुत उसमें तो इतने इतने मैसेजेस जो कि आ रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो कई ऐसे मैसेजेस हैं कि कोई लोग थे जो बहुत स्ट्रेस में थे और उनको जो है अपने चाहे करियर को लेके या उनको अपने अपने डिसिप्लिन, अपने फील्ड को लेके बहुत स्ट्रेस रहा, या एक कोई उसमें थे कन्फ्यूजन में कि हम इस अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका जब म्यूज़िक सुना, हमें सच में ही बहुत एक रिलीफ एंड उससे एक सूदिंग हमें फीलिंग आया और हमारा जो सारा स्ट्रेस था वो सच में बहुत कम हो गया। तो वो एक जब आपको फीडबैक ऐसा मिलता है तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इससे बड़ी कोई प्रशंसा नहीं है। क्योंकि घराना एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप आगरा घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आपने रियाज़ बॉलीवुड में ऑफ़र आ रहे हैं, जाने का इरादा है या खुद का एक सोलो कोई एल्बम इस तरह से, कोई क्या प्लान्स आके आपके ये आगे? तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िशियन हैं, वोकलिस्ट हैं। तो जो जो गुरुओं से सीखने को मिला और जो आगरा घराना की जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसी को आगे ले जाना चाहते हैं। बट उसके साथ साथ हमारे गुरुओं उन्होंने ये भी हमेशा कहा कि आप हर म्यूज़िशियन को सुने रिगार्डलेस ऑफ घराना और क्या उनका जॉनर है, अच्छा म्यूज़िक हमेशा अपील करेगा। तो इसलिए हम और आर्टिस्ट को सुनते भी हैं। कुछ कुछ जो सराउंडिंग जॉनर्स हैं म्यूज़िक के, जैसे कि सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है, ठुमरी और डिवोशनल म्यूज़िक है, और कुछ सूफ़ी एंड फोक की जो कॉम्पोजिशंस हैं जो कि रागों में बेस्ड हैं और वाइस वर्सा, है ना, तो उनको भी गाते हैं। और इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने एक सिंगल रिलीज़ भी किया था। एक बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन और सिंगर हैं बी प्रैक, उनके साथ एक तो पुरानी एक ठुमरी थी, याद पिया की आए, तो उसको हमने रिक्रिएट किया था एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी वाइब देके। तो इस तरह द आइडिया इज़ कि अच्छा म्यूज़िक बनाते रहें, उसको शेयर करते रहें। वो पता नहीं होता, हम बात करते हैं अक्सर कि 30 साल से म्यूज़िक का जो रियाज़ कर रहे हैं, बट कब वो 30 सेकंड की चीज़ लोगों को अच्छी लग जाए आपको मालूम नहीं। बिल्कुल, मैं भी कह रहा था कि आपको क्या लगता है कि मैं अगर आईएएस ही रहता, रिटायरमेंट है ना, साथ साथ चलता रहता, वो सुकून शायद ना मिल पाता। और अब जो वायरल कशिश मित्तल हो रहे हैं वो एक अलग फेम है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक हर फील्ड का एक अपना चार्म है और अपने चैलेंजेस भी हैं। तो एज एन आईएएस ऑफिसर भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं और आपको दिखता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आपको वो हैंडल करनी है। तो वो एक करियर पाथ भी आई थिंक उसमें बहुत लर्निंग्स रही। बट एज एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है और आपको लाइफ लॉन्ग इस फील्ड को परसू करना है, एक एटर्नल जर्नी जिसको बोलते हैं। और मुझे लगता है पर्सनली जो सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट आपको मिल सकती है जब आपका स्वर जो है वो सही लगता है, तो वो वाली सेटिस्फैक्शन आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। तो आपने जो बी प्रैक के साथ किया था, एक तो वो मैं ज़रूर सुनूंगा, और उसके बाद मुझे एक और सुनना है जो नुसरत साहब का आपने सादगी वाला। जी जी जी। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर,
इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। क्या बात। सादगी तो हमारी जरा दे। बहुत खूब, बहुत ही खूब। साथ एक और कुछ जो आपको जी, फेवरेट हाँ, जी, आपको जी। सारे मागा गा गा सानी नी धा सा गा रे गा मा गा रे सा गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। क्या बात है, बहुत खूब, Thank you, बहुत thank खूब you, कशिश जी। thank you so much. रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूज़िक में। तो आपने अपने फ़ोन में तानपुरा, ये जी, तानपुरा ही है? जी, जी। जी। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, टाइम नहीं मिलता, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो रियाज़ हो जाता है कहीं पे? जी, जी, तो ये भी हमें हमेशा हमेशा सिखाया गया कि आप रियाज़ को जितना कंटिन्यूटी रखेंगे उतना ही आपका एज एन आर्टिस्ट आपकी कंसिस्टेंसी और ग्रोथ रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त घर पे हों जहाँ पे आपका तानपुरा, आपके बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपको वो पूरा रियाज़ का एनवायरनमेंट मिल रहा है। जितना मिले उतना तो आप उसको यूज़ करिए, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, कभी कोई काम से भी जा रहे हैं, तो इसलिए लकीली आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें तानपुरा जो है वो आपके फ़ोन में अवेलेबल है। तो वो अक्सर हम जब ट्रैवल करते हैं, चाहे ट्रेन से जा रहे हैं, फ़्लाइट में हैं, तो या तो इस तानपुरे को लगा के सुनते हैं और अपना कुछ रियाज़ या कुछ स्वर लगाना है या गुनगुना लेते हैं। और यहाँ आजकल इतने आपको पुराने आर्टिस्ट्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगेन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल हैं, तो वो सुनते रहते हैं, ताकि वो कहते हैं कि एक फ़नकार के साथ साथ आपको एक अच्छा सुनकार भी होना चाहिए। तो सुनना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे तानसेन के साथ साथ कानसेन भी होना ज़रूरी है, कानसेन होना बोलते थे। ज़रूरी है। तो आपको जितना आप अच्छा सुनेंगे पुराने आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट को, उतना आपका होराइज़न एक्सपैंड होगा और आप एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, जब आप ऑफिसर के रोल में थे, आपके नीचे टीम होती है, तो आपका जो नेचर है बड़ा कूल है। आपने कभी शायद ही डांटा होगा किसी को, गुस्सा कई बार हो जाता है, इंसान नेचर है। लेकिन जब आप संगीत में थे शुरू से, बचपन से, गुरुओं की डांट तो खाई होगी। जी, नहीं बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे एक याद आता है, हमारे मसूरी एकेडमी में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जो हमें सिखाते पढ़ाते थे। तो वो कहते थे इट इज़ वेरी इजी टू बी एंग्री। गुस्सा होना तो बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो व्हेन टू बी एंग्री, टू whom टू बी एंग्री एंड हाउ मच टू बी एंग्री। कि किस पे कितना, किस वक्त अपने गुस्सा कितना कैलकुलेटेड दिखाना है, वो एक आर्ट है। और एज एन ऑफिसर आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि सब आपको लाइटली ले लें या टेकन फॉर ग्रांटेड लें। तो आपको ज़रूरी है कि हाँ, आप एज अगर आप लीडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको सबको साथ में लेके चलना है। यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे कहते हैं। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कहीं कोई चीज़ यहाँ डिसिप्लिन से बाहर है या पूरी परफॉर्मेंस किसी की नहीं हो पाई, तो आप
उसको कैलकुलेटेड तरीके से आप डांट सकते हैं। आपने डांटा होगा? जी जी, आई थिंक वो एक तो सभी ऑफिसर्स को एक सर्विस में वो उस दौर से आपको गुजरना पड़ता है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक तो जो गुरुओं से डांट पड़ी वो एक अलग उसका अलग एक कोई ऐसा स्केल किस्सा है गुरु की डांट का? जी जी, ऐसे ऐसे बहुत किस्से इनफैक्ट होते थे। तो जब हम पंडित यशपाल जी से शुरू किया जब म्यूज़िक का एक ट्रेनिंग, तो हमें लगता था कि ठीक है कूलली अपना, जैसे तब एज भी छोटा था, तो कि ठीक है कभी रियाज़ किया या नहीं किया तो चले गए फिर से गुरुजी के पास अगला लेसन लेने के लिए। तो वो तो बहुत एक स्ट्रिक्टली बट एक बहुत इन्वॉल्व होकर सिखाते थे, बट एक डिसिप्लिन कमांड करते थे। तो वो सबसे पहले पूछना कि अच्छा जो कल लेसन मिला था वो आपने किया कि नहीं। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो डांट पड़ती थी अलग, और आपको वापस भेज दिया था वो अलग, कि आप जाइए और जब तक ये पूरा आप इसको तैयार नहीं कर सकते तो आपको अगला लेसन नहीं मिलेगा। वहाँ पे कोई नहीं कि मैं IAS हूँ, मैं कुछ नहीं। नहीं वहाँ पे वहाँ आप, वो बाहर ही दरवाजे के वो बाहर रह जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। जी जी, वो एक एज क्योंकि आपको मालूम पड़ता है कि आप यू विल ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं कह सकता कि मैंने सब कर लिया है या अचीव कर लिया है, और आपको हमेशा लर्न करना है ना, और आपको ग्राउंडेड रहना है, वो बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। तो वो ट्रेनिंग अच्छे से गुरुजी ने दिया, तो उसको कोशिश करते हैं हमेशा याद रखने का। घर में इतना बड़ा आर्टिस्ट हो तो घर वाले तो बैठ जाते हैं महफिल जैसे कि यार कशिश सुना दो, कज़न्स आ गए, कैसा ऐसा तो होता होगा रूटीन जी में? जी, वो इनफैक्ट फैमिली या फ्रेंड्स या कहीं भी जाते हैं तो अक्सर रहता है कि कुछ लाइन सुना दीजिए। सबको अपना अपना सबका फेवरेट होता है। तो बट जब मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, रियाज़ भी करता हूँ, तब भी फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लगता है वो सुनना, और वो अक्सर सुनते हैं और कई बार फिर आके उस पर फीडबैक भी देते हैं कि इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ। तो वो एक बहुत अच्छा एक आपको उसमें मिलता है, जो रिस्पांस मिलता है। बाकी ये ट्राई करते हैं कि जितने जो भी लोग कुछ फरमाइश करते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं उनको सुनाएं, चाहे ज़्यादा लंबे समय तक ना सुनाएं तो थोड़ा सा उनको ग्लिम्स दे दें। ग्लिम्स दे दें। अच्छा, एक वोकलिस्ट तो आप जैसे हैं, लेकिन साथ में इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा कि हर जो, चाहे वो क्लासिकल सिंगर हो, चाहे वो नॉर्मल हो, परफॉर्मर हो, हारमोनियम तो एक बेस होता है, फिर तानपुरा या सितार। तो आप कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं? तो आई थिंक जो फोरमोस्ट ट्रेनिंग हमें दी गई वो तानपुरा के साथ दी गई, क्योंकि जो भी क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंडर, और साथ साथ में ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जैसे हारमोनियम है, तबला है, उसकी नॉलेज आपको ज़रूरी है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके अकम्पनिस्ट्स हैं वो भी कैसे बजा रहे हैं। तो वो बेसिक नॉलेज रहा। कीबोर्ड हुआ, स्कूल में थोड़ा वायलिन भी सीखने को मिला। तो इस तरह बेसिक नॉलेज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, पियानो है वो बजाते हैं, बट मेनली आई एम अ वोकलिस्ट। अच्छा, एक बड़ा सुना है हम लोगों ने, और कहीं मैं अपने सर्कल में जो मेरे दोस्त हैं सिंगर, गले के लिए ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खट्टा मीठा, ये वाकई होता है? कुछ कहते हैं कि नहीं मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ जी, सुबह से चल रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, ये होता है? ये हमें इनफैक्ट मैंने भी देखा कि आर्टिस्ट, जैसे हम अपने गुरु को देखते थे तो वो भी बहुत डिसिप्लिन रहते थे अपने डाइट को लेके, और कुछ भी जैसे कहते हैं ठंडा नहीं खाना, और कुछ भी जो भी आपके वॉइस को हार्म कर सके तो वो नहीं, आपने कुछ पीना नहीं इस तरीके का, और या मतलब एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह का। तो वो हमेशा वो सारा डिसिप्लिन जो है कोशिश करते हैं रखने का, बिकॉज यही आपका एक इंस्ट्रूमेंट है ना, आपकी आवाज़, आपका गला इंस्ट्रूमेंट है, और उसकी आप जितना ध्यान रखेंगे नेचुरली वो आपको उतना ही काम देगा। तो आपकी डाइट उस हिसाब से रहती है या सिर्फ हाँ, मतलब कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस से पहले? नहीं, हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस से पहले। अगेन हमें सिखाया गया कि आर्टिस्ट को हमेशा रेडी होना चाहिए कि कभी भी परफॉर्मेंस आ सकता है, आपको बोला जा सकता है कभी भी किसी कॉन्सर्ट पे आने के लिए एंड सो ऑन। तो वो डिसिप्लिन तो आपको लाइफ लॉन्ग रखना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट, बट ऐसे ये जो कॉमन चीज़ें हैं जिससे आपकी आवाज़ को असर पड़ सकता है बुरा, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आप बचपन से गा रहे हैं आई थिंक, तो लेकिन एक बार होता है ना कि जब आप एक पूरा तैयार हो जाते हैं, हालांकि तैयार कोई सारी ज़िंदगी म्यूज़िक के लिए कम पड़ती है, लेकिन कोई ऐसा समय आया कि आपकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी और थोड़ा सा नर्वसनेस हुई, फिर उसके बाद जब हो गया तो एक होता है ना कि नाउ आई एम फ्री, अच्छा रहा, टचवुड, और कोई ऐसी यादगार आपकी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हो चीज़ें?
जी डेफिनेटली मुझे याद है दिल्ली में एक परफॉर्मेंस थी एंड एक म्यूज़िक फेस्टिवल, बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल था, जश्न एकता। तो वहाँ पे हमारा था कॉन्सर्ट। तो उससे पहले इनफैक्ट मैं वो विंटर के टाइम में होता है, बिल्कुल दिसंबर की जो पीक सर्दी पीक होती सर्दी है, होती है। और उस टाइम पे था। तो मेरा थोड़ा तबीयत उस टाइम इतना ठीक नहीं था, कुछ ऐसे वायरल, अभी तो ये वाले वायरल हुए हैं, तो अब दूसरा वाला वायरल हो गया था। और तो इसलिए मुझे वो एक नर्वसनेस आपको रहता है कि विल आई बी एबल टू परफॉर्म, और आप जस्टिफाई कर पाओगे अपने इतने बड़े स्टेज को एंड सो ऑन। तो पर मैंने कोशिश करता रहे अपना कि जितना आवाज़ लगा सकें अपना प्रैक्टिस करते रहे। बट जैसे ही स्टेज पे गए तो आई थिंक वो एक स्टेज की भी एक एनर्जी होती है, और एक साथ में जो म्यूजिशियंस हैं और जो ऑडियंस से आपको फीडबैक मिलता है, तो वो स्टेज पे जाते ही वो मैंने फील किया कि ऐसा मतलब जो भी हेल्थ का लग रहा था मुझे कि आवाज़ का गले का इशू, वो सब चला गया और मैं बहुत अपना कंफर्टेबली और अच्छे से अपना परफॉर्म कर पाया। तो आई थिंक वो एक एनर्जी है जो एक और एक ब्लेसिंग्स हैं गुरुओं के, ऑलमाइटी के, तो जो आपको हेल्प करते हैं एज एन आर्टिस्ट। वैसे तो हम ख़त्म नहीं करना चाहते, आपसे और बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक ज़रूर जानना चाहूँगा, अब आप ट्रैवल करते हैं तो वायरल कशिश मित्तल, तो लोग आपको चाहे एयरपोर्ट हो चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, अब तो आपको पहचान के पास आके कहते होंगे अच्छा आप वही हैं कशिश मित्तल। जी जी, अभी लास्ट क्योंकि ये 1 मंथ में ही ये वायरलिटी और ये जो रिकग्निशन इतना ज़्यादा मिला कंट्री वाइड, तो अभी जब मैं जो भी ट्रैवल करते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं आप वही हैं जिनका सॉन्ग हमने सुना था, और आके बात करते हैं या पिक्चर सेल्फी लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, जैसे मैंने कहा कि जो द बिगेस्ट आई वुड से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस इज़ जब सुनने वालों को आपका आर्ट अच्छा लगे और आपकी आवाज़ उनके दिल को छू पाए। तो वो चीज़ जब आपको लगता है कि सच में लोग आपसे आके बात कर रहे हैं, आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और उनको खुशी मिल रही है आपके गाने से, तो दिस इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। जैसे होता है ना प्लेयर के लिए हर मैच में के परफॉर्मेंस करनी है, लेकिन अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं। क्लासिकल सिंगर के लिए राग बहुत जैसे होता है कि एक राग में महारत हासिल करना, तो एक राग पे आप कोई टाइम लगाते हैं, एक कोई ऐसा इस समय कोई राग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसको आपने एज ए चैलेंज भी लिया हुआ कि ये इस राग में मुझे जी जी, करना है? तो हमारे जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो एक कहावत कही जाती है कि एक साधो सब साधे, है ना, कि अगर आप एक चीज़ को परफेक्ट कर लेंगे, पूरा उस पर समय लाएंगे, तो बाकी में भी आपको असर दिखेगा उसका। तो इसलिए हमें भी तो जो बेसिक रागाज जो हैं जिससे शुरू करते थे, यमन जो है या भैरव है, उसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो आपको बाकी रागों में भी उसका असर दिखता है। तो इसलिए वो उन रागों को प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो सीजनल और उसमें टाइम का भी एक फैक्टर जुड़ा है। तो जैसे कि अभी मानसून का समय है तो मल्हार रागों का हम मल्हार के बहुत प्रकार हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब स्प्रिंग होता है तो बहार, और बसंत के टाइम में बसंत, है ना। और उसके अलावा तो ये तो सीजनल हो गए, उसके अलावा टाइम फैक्टर भी है रागों में। तो रात के अलग हैं, दरबारी वो लेट नाइट को गाया जाता है, दोपहर में भीम पलासी गाया जाएगा, जौनपुरी गाया जाएगा, तो वो अकॉर्डिंगली उस तरह भी हम उसको परफॉर्म करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सुनना ज़रूर चाहूँगा ताकि राग और आपके उसके संगीत का जो एक अंदाज है उसके साथ इसको ख़त्म करें। जी जी अभी सावन का महीना जैसे कह रहे हैं ना चल रहा है, तो कुछ उसमें और कोई एक आपका फेवरेट लास्ट जी में? जी, ठीक है। अखियाँ उन सो लाग, अखियाँ उन सो लाग रही मोरी आली, अब लो नहीं आए। अखियाँ उन सो लाग, उनके दरस को अखियाँ तरस रही, उनके दरस को अखियाँ तरस रही। किन सोतन बिरमाए, अखियाँ उन सो लाग रही मोरी आली, अब लो नहीं आए। अखियाँ उन सो लाग।
क्या बात है कशिश जी। थैंक यू, थैंक यू। और एक मल्हार का एक प्रकार है, उसमें भी एक बंदिश है, तो इसको सुर मल्हार बोलते हैं। तो उसकी जी। एक बंदिश है, बादरवा बरसन को आए, तो वो जी सुनाते हैं। जी जी। बादरवा बरसन को आए, बादरवा बरसन को आए, नन्ही नन्ही बूंदन, हाँ नन्ही नन्ही बूंदन, गरज गरज चहूँ और बिजुरी चमकत, बादरवा बरसन को आए। क्या बात है, बहुत खूब, दिल करता सुनते जाएं। Thank you. लेकिन ज़रूर, और फिर कभी मौका आएगा ज़रूर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so और much उम्मीद for है कि having me. आपका संगीत का सफ़र जी। इस तरह से जारी रहे, आप वायरल होते रहें। बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much. तो इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।